guys, myself Anamika Mishra. Welcome to प्यार गाइड चैनल। आज हम लोग क्लास और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम वो सब सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि आज के टाइम में, पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लेकिन जब थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब की खोज की जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का पता चला, और आज के टाइम में ये इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है। जैसे हमारे लिए खाना और कपड़ा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे जीवन का एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट हो गया है, बहुत ही बेसिक सी यूनिट हो गई है, जिसके बिना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है रहना। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, पावर के द्वारा ही घरों में फैन चलते हैं, लाइट चलते हैं, बल्ब चलता है, फ्रिज, कूलर, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सारी किस पे बेसिस है? इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेसिस है। और आज के टाइम में तो हर चीज़, अगर आप चाहें तो हर चीज़ की आपके पास मशीन है। खाना बनाने के लिए भी मशीन होती है, मिक्सी होता है, ग्राइंडर होता है, माइक्रोवेव होता है, ओवन होता है, आयरन होता है, फ़ोन चार्ज करना है तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी, हर एक पार्ट के लिए, हर एक बेसिक चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर हमें पानी भी चाहिए तो उसके लिए भी हमें पावर चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी हम पानी भी पा सकेंगे। गांव में तो चलो ठीक है, नल वगैरह होता है, वहाँ से मिल जाता है, बस सिटी में तो ये फैसिलिटी होती नहीं है। और जब तक लाइट नहीं रहेगी या फिर पावर नहीं रहेगा, जब तक वोल्टेज नहीं रहेगा, तब तक हम पानी भी नहीं पाएंगे, और बिना पानी और बिना लाइट के आजकल हम लोग टाइम में रह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हो गया हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर कंडीशन में होती है, जैसे कैपेसिटर वगैरह हो गया, ये कैसे कंडीशन में? स्टोर के कंडीशन में। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर लेगा एनर्जी के फॉर्म में, और वो तब तक उसको स्टोर रखेगा जब तक कि हम उसे डिस्चार्ज ना करा दें। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं उत्पन्न हुई है, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, बैटरी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और अगर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग जनरेशन करते हैं तो फिर ट्रांसमिशन भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। या हम ये कहें कि जब डीसी जनरेटर चलता है तो उसमें भी डायनेमिक मोशन होता है। जब तक डायनेमिक मोशन नहीं होगा तो वोल्टेज पैदा नहीं होगी। अगर वोल्टेज नहीं पैदा होगी तो करंट नहीं आएगा। अगर करंट नहीं आएगा तो किसी भी प्रकार की मशीनों को, किसी भी प्रकार के होम अप्लायंसेज, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज, किसी भी तरह की हम मशीनों को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। जैसे हमने पावर प्लांट पे पावर का जनरेशन किया, फिर उसको ट्रांसमिट किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक चैनल बना हुआ है जो एक के बाद हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर इसी करंट को, आपको पता है कि हम सबसे पहले सर्किट में वोल्टेज आता है, वोल्टेज हमें पैदा करना है, करंट नहीं पैदा करना है। और वोल्टेज के बाद करंट अपने आप आएगा, तब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो करंट जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी डीसी और एक होती है हमारी एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास दो टाइप की करंट है, एक एसी हो गया और एक डीसी हो गया। तो एसी का मतलब ये होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे? हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एक साइनोसोडल वेव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक कोई साइनोसोडल वेव है जो कैसे चलेगी? एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगी और दूसरी किस में चलेगी? नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास वो स्टार्ट हुआ तो उस समय टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। और जब वो चला तो कुछ उसका पीक पॉइंट भी था, पीक पॉइंट तक चला। देखिए अभी हम वेवफॉर्म बना रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेवफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, टी टाइम हो गया। ये हमारी ऐसे साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं सब लेक्चर में। तो ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, 0 है ना। यहाँ पे कुछ मान लीजिए ये π/2 है कि नहीं। π/2 मतलब 180/2 मतलब कि 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री है। फिर ये यहाँ पर आकर के π/3 हम लिख दें, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। 180 डिग्री है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 270 डिग्री है। और ये क्या है हमारा, 360 डिग्री है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो साइनसोइडल वेव आपके सामने बनी है, जो एसी से जनरेट होती है, इसको हम लोग साइनसोइडल वेव कहते हैं। यहाँ से ये लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है वैल्यू। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है और यहाँ पे ये निगेटिव हाफ साइकिल है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो उस टाइम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी, तभी जो डायोड या हम ट्रैक लगाएंगे उनके बीच कंडक्शन होगा। अगर निगेटिव हाफ साइकिल में आएगी तो कंडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चलते वक्त तो हमें वेवफॉर्म मिलेगी, मतलब कि एससीआर जो होगा या फिर डायोड होगा वो वर्क करेगा, बट जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो वो नॉन कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसी जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखिए हम डीसी की बात करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट करंट की। ना आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि इसकी वेवफॉर्म कैसे मिलती है, ऐसे मिलती है। देखिए कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए डीसी का वेवफॉर्म कैसा होता है, या फिर किसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है, किसमें नहीं चेंज होता। तो ये सब बेसिक बातें होती हैं, लेकिन यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर ये होता है कि सर ने पढ़ाया ही नहीं था, लेकिन सर तो डेली चिल्लाते थे, आपने केयर ही नहीं किया, बात ये होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट करंट हो गया, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपको वेवफॉर्म भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसा होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, सही है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो मिल रही है हमें कांस्टेंट मिल रही है। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि करंट 2 टाइप्स की होती है, एक हो गई हमारी एसी और एक हो गई हमारी डीसी। तो एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और अगर हम डीसी की बात करें मतलब डायरेक्ट करंट की, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होता। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेक्टिफायर होता है, एम्पलीफायर होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है। इन सारी चीजों से हम लोग कांस्टेंट टू वेरिएबल, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमें डीसी से एसी में चलना है तो हम उसके लिए रेक्टिफायर लगा देंगे, एसी टू डीसी जाना है तो एम्पलीफायर लगा देंगे। अगर हमें कांस्टेंट से वेरिएबल में जाना है तो चॉपर लगा देंगे, जो कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो हमारे पास कम्यूटेटर होता है जो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी चेंज करता है, स्लिप रिंग होता है जो एसी टू डीसी चेंज करता है। तो हमें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कन्वर्टर्स हैं जिससे हम आपस में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब देखिए हम कुछ एमसीक्यूज लेके चलते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण
जाते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी अगर हमारे पास परमाणु है, मतलब कि कोई भी हमारे पास एटम, देखिए जो अणु होता है मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु मतलब क्या हो गया, हमारा एटम हो गया। तो एटम में 3 होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर कोई भी आपके पास एटम है तो बीच में क्या होगा, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। मतलब कि ये किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव की कंडीशन में होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके चारों ओर जो कक्षाएं होंगी उसमें कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और यहीं पर न्यूट्रॉन भी होता है, और ये न्यूट्रॉन किस कंडीशन में होता है, उदासीन की कंडीशन में होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है। ये बस रहता है सेंटर में, बट इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई एटम हो गया। जो ये बीच में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, मतलब कि केंद्र बिंदु है, जहां पर न्यूट्रॉन जो होता है वो रहता है, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन की कंडीशन में रहता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं जो कि निगेटिव साइन में रहते हैं। अब बात ये होती है कि ये इसमें गिर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे से अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है, बट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता रहता है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस कक्षा में अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक पूछा जाएगा न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन जो होता है वो किस मतलब किस चार्ज में होता है, उदासीन में होता है। प्रोटॉन किस चार्ज में होता है, इलेक्ट्रॉन किस चार्ज में होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गिरता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1.64 इंटू 10 की पावर -17 वोल्ट। ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ऑप्शन सी है हमारे पास इंटू 10 की पावर में -19। ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, मतलब कि चार्ज पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर में 19 वोल्ट होता है। क्लियर है, अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। तो ये तो आपको पता ही कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और चुंबकीय इफेक्ट होता है। देखिए विभवांतर मापन होता है, विभवांतर किससे नापा जाता है, विभवांतर किससे मापते हैं, विभवांतर किससे मापते हैं,
ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास में करंट, अमीटर। ऑप्शन बी है वॉट मीटर, वॉट मीटर। ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विभवांतर किससे नापते हैं। तो आपको पता है कि अगर अमीटर है तो अमीटर से हम लोग क्या नापेंगे, करंट नापेंगे। अगर वॉट मीटर है तो वॉट मीटर किसके लिए नापते हैं, हम लोग पावर के लिए लगाते हैं हमेशा। वॉट मीटर किसके लिए लगाते हैं, पावर के लिए लगाते हैं। अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर हम लोग किससे नापते हैं, वोल्टेज से नापते हैं। और एनर्जी मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, वॉट आवर। इसको वॉट आवर मीटर भी कहते हैं, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, वॉट आवर मीटर। मतलब कि हम लोग इससे क्या नापते हैं, एनर्जी नापते हैं। सही है। तो हमको क्या पता चला कि विभवांतर किससे नापा जाता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बात वही हुई ना। तो दोनों को हम लोग किससे नापेंगे, वोल्ट मीटर से नापेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2007 में, 8 में, 15 में, 16 में, किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। विद्युत आवेश की इकाई है, इसकी इकाई पूछा है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की यूनिट है, किसकी यूनिट पूछा है, विद्युत आवेश की। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास एम्पियर। ऑप्शन बी है वोल्ट। ऑप्शन सी है जूल। ऑप्शन डी है कूलाम। ऑप्शन डी क्या है हमारा, कूलाम है। ठीक है, तो क्या पूछा है, विद्युत आवेश की यूनिट पूछा है। मतलब कि एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, आपको सिंपल सी बात पता है कि एम्पियर हमेशा करंट की यूनिट होती है। अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है। देखिए, जब तक आपको ऑप्शन क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कंफ्यूजन से दूर नहीं होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि जूल होता है कि कूलाम होता है, जूल होता है, तो इससे कंफ्यूजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जूल हमेशा एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन पता है, चौथा नहीं भी पता है, तो आप टिक कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि हाँ कूलाम में यूनिट होगी, क्योंकि ये तो करंट की हो गई, ये वोल्टेज की हो गई, या एनर्जी की हो गई, तो इसका मतलब कूलाम जो होगा वो इसका। और या तो फिर आप प्रॉपर याद रखिए दोनों में से कुछ भी, तो ये तो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। तो विद्युत आवेश की यूनिट किस क्या हो गई हमारी, कूलाम हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास में चमकने से, चमकने से। ऑप्शन बी है विद्युत प्रभाव से, विद्युत प्रभाव से। ऑप्शन सी है उत्पन्न प्रभाव से, मतलब विद्युत के उत्पन्न प्रभाव से, विद्युत के उत्पन्न प्रभाव से। ठीक है, ये क्या हमारा चमकने से है, ये क्या हमारा विद्युत के उत्पन्न प्रभाव से है। या फिर हम कह सकते हैं कि छूने से, दिखने से। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, मतलब कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको पता है कि जब हमारे पास धारा की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होगा, विद्युत के उत्पन्न प्रभाव से। अच्छा, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट भी होता है, और इन सारे जो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर करंट की उपस्थिति है। नहीं तो करंट टच करके तो आप पता नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए छूने जाएंगे तब तो ऊपर ही चले जाएंगे। तो इस वजह से हमें कैसे पता चलेगा, उसके उत्पन्न प्रभाव से पता चलेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक इफेक्ट हो रहा है, उस सारी चीजों से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर करंट की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में होता है, आपको पता ही है, ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, आवेश रहित, ये सभी तो पता ही है। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव साइन होता है। प्रोटॉन में होता है, ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश, आवेश रहित, धनात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो पता ही है, अभी मैंने बताया ही आपको कि प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन टाइप का होता है। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन है, चालक का वह गुण, चालक का वह गुण, वह गुण जो धारा के, जो धारा के प्रवाह होने में, जो धारा के प्रवाह होने में मदद करता है, मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस, ऑप्शन बी क्या है, इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो करंट का विरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस भी एक टाइप का विरोध ही उत्पन्न हुआ, या फिर वो चार्ज को स्टोर कर लेगा। लेकिन जो कंडक्टेंस होता है वो हमेशा क्या करता है कि धारा के फ्लो होने में मदद करता है, उसको हम लोग वह गुण जिसके कारण धारा फ्लो हो पाती है या धारा बह पाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस ही कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। आपको पता है कंडक्टेंस को हम लोग जैसे रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। वैसे ही हमारा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस को जी से प्रदर्शित करते हैं, और जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। तो आर की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओम इनवर्स कहेंगे, या फिर इसको हम लोग मोह भी कहते हैं। ऐसे ये क्या हो गया, हमारा मोह हो गया, या फिर अगर हम इसको लिखें तो मोह भी लिख सकते हैं। ये यूनिट हो गई हमारी। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, या तो ओम इनवर्स, नहीं तो मोह भी लिखा रहता है, दोनों में से कुछ भी लिखा रहेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। एल की यूनिट क्या हो, मीटर, और ये किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, और रो की यूनिट क्या हो जाती है, ओम मीटर हो जाती है। ठीक है, तो मीटर मीटर कट जाता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी आती है हमारी, बस ओम आती है। तो ये थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।